चलिए दोस्तों, हम लोग आज फिर से एक नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हुए क्या कि एक मादा शिशु अंडाशय के अंदर एक महीने में लगभग 1500 प्राथमिक पुट्टिका का निर्माण हुआ था। अब हम लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं क्या कि इसके बाद क्या होता है। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले आपको हम पिछले ही लेक्चर में बताए थे कि ये मादा अंडाशय है। इस मादा अंडाशय के अंदर क्या है कि लगभग एक अंडाशय के अंदर 1500 प्राथमिक पुट्टिका का निर्माण हुआ था, जिसमें ये जो था पीठिका कोशिका और ये प्राथमिक अंडक था। उसी तरह ये भी पीठिका कोशिका और ये मध्य में जो बीच वाला जो है ये क्या था, प्राथमिक अंडक था। अब पीठिका कोशिका और प्राथमिक अंडक ये दोनों मिलकर एक संरचना को बनाता है जिसको हम लोग क्या बोले थे, प्राथमिक पुट्टिका। क्या बोले थे इसको, प्राथमिक पुट्टिका। अब देखिएगा दोस्तों, इसके बाद क्या होता है। तो हम लोग अब इसके बाद की जो चरण है, चरण इसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला चरण में क्या करते हैं अब कि इसके बाद क्या करते हैं, जो प्राथमिक पुट्टिका है इसमें से एक प्राथमिक पुट्टिका को हम लोग बाहर करते हैं। तो पहला चरण में क्या कर रहे हैं कि एक प्राथमिक पुट्टिका को हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। तो ये जो है क्या है, ये जो क्या है प्राथमिक पुट्टिका, जिसमें से आपको ये पता है कि ये क्या है, पीठिका कोशिका है। और ये जो है क्या है, प्राथमिक अंडक। तो पहले चरण में हम लोग क्या कर दिए कि अंडाशय के अंदर से जो मादा शिशु का जो अंडाशय था, इसके अंडाशय से हम लोग क्या किए, ये प्राथमिक पुट्टिका को बाहर कर लिए। अब दूसरा चरण में देखिए क्या होता है कि चरण दूसरा, ये पहला चरण। अब ये दूसरा चरण में क्या होता है कि देखिएगा, तो दूसरा चरण में क्या है कि ये जो है प्राथमिक अंडक है, जिसमें क्या है कि प्राथमिक अंडक में ये जो है प्राथमिक अंडक क्या करता है कि अपने बाहर क्या करता है, एक स्तर का निर्माण करता है। प्राथमिक अंडक क्या करता है, अपने बाहर क्या कर रहा है, एक स्तर का निर्माण कर रहा है। और इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ पीठिका की कोशिका है, इसके चारों तरफ क्या है, पीठिका की कोशिका। तो इसमें और इसमें आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि बाहर पीठिका की कोशिका और अंदर क्या है, प्राथमिक अंडक है। तो ये दोनों में डिफरेंस, दोनों में अंतर क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ कि दूसरे चरण में जो प्राथमिक अंडक होता है अपने बाहर क्या करता है, एक स्तर का निर्माण करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जोना पेलुसिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिरा बोलते हैं। ठीक है। और अंदर क्या है, तो प्राथमिक अंडक और ये क्या है, तो पीठिका कोशिका। ये क्या है, पीठिका कोशिका। तो इसमें और इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको कि जो ये भी प्राथमिक पुट्टिका है और ये भी क्या प्राथमिक पुट्टिका है। लेकिन क्या होता है कि इसके बाद क्या होता है कि जो प्राथमिक अंडक होता है वह अपने चारों तरफ क्या करता है, एक स्तर का निर्माण करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा कहते हैं। मतलब पीठिका कोशिका क्या कर रहा है, प्राथमिक अंडक क्या कर रहा है, प्राथमिक अंडक
अपने चारों तरफ एक स्तर का निर्माण कर रहा है, एक स्तर का निर्माण करता है, जिसे क्या बोल रहे हैं, जिसे जोना पेलुसिडा कहते हैं, जोना पेलुसिडा कहते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है कि इसके बाद क्या होता है कि जब प्राथमिक अंडक अपने चारों तरफ एक स्तर का निर्माण करता है, जिसे हम जोना पेलुसिडा कहते हैं, तो ये प्राथमिक पुटिका और इस प्राथमिक पुटिका में अंतर क्या है कि इसमें प्राथमिक अंडक के चारों तरफ जोना पेलुसिडा नामक स्तर का निर्माण हुआ है और इसमें क्या है, जोना पेलुसिडा स्तर नहीं है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, अब आगे क्या होता है कि सेकेंड तीसरा जो चरण होता है, क्या होता है कि तीसरा चरण में देखने से पहले कुछ बिंदु को हम लोग समझ लेते हैं कि जब अब को पता है कि एक महीने के गर्भकाल में लगभग 1500 प्राथमिक पुटिका का निर्माण हो गया था। अब याद रखिएगा कि लगभग 5 महीने में, लगभग 5 महीने के गर्भकाल में लगभग 5 मिलियन प्राथमिक पुटिका बन जाते हैं। कौन सा प्राथमिक पुटिका? ये जोना पेलुसिडा वाला जो प्राथमिक पुटिका है, ये लगभग 5 महीने के गर्भकाल में कितना बन जाता है, 5 मिलियन। और 6 महीने के गर्भकाल में ये बढ़कर 6 महीने के गर्भकाल में ये बढ़कर लगभग 7 मिलियन, कितना हो जाते हैं, 7 मिलियन हो जाते हैं। कितना हो जाता है, लगभग 7 मिलियन हो जाते हैं। मतलब ये लगातार बढ़ता चला जाता है और एक महीने में लगभग 1500 प्राथमिक पुटिका बनता है। उसके बाद 5 महीने के गर्भकाल में लगभग 5 मिलियन हो जाते हैं और 6 महीने के गर्भकाल में लगभग कितना हो जाते हैं, 7 मिलियन हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या होता है दोस्तों, तो हम लोग आगे के प्रोसेस में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि इसको आगे समझने के लिए हमको एक दूसरे चैप्टर का सहयोग लेना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कोशिका विभाजन। जब हम लोग इसको समझ जाएंगे तो फिर हमको इसके बाद की प्रोसेस या प्रक्रिया हमको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे कोशिका विभाजन क्या होता है और उसके बाद इस प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, जिसका नाम है कोशिका चक्र या कोशिका विभाजन। कोशिका चक्र या कोशिका विभाजन। अब देखिए कोशिका चक्र या कोशिका विभाजन क्या होता है। तो कोशिका विभाजन जो होता है सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समसूत्री और दूसरा होता है अर्धसूत्री। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कि सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अब ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है, ध्यान दीजिए। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो होता है ये 2 स्टेप में, ये 2 अवस्था में बटे होते हैं। एक होता है अर्धसूत्री प्रथम और दूसरा अवस्था होता है अर्धसूत्री द्वितीय। एक होता है अर्धसूत्री प्रथम और दूसरा क्या होता है, अर्धसूत्री द्वितीय। ये प्रथम है और ये क्या है, द्वितीय है। अब अर्धसूत्री प्रथम जो होता है ये कितने अवस्थाओं में होते हैं, या इनके 4 अवस्थाएं होते हैं। कितने होते हैं, इनके 4 अवस्थाएं होते हैं।
एक होता है प्रोफेज, प्रथम, मेटाफेज, प्रथम, एनाफेज, प्रथम और टीलोफेज, प्रथम। और अड़सूत्री विभाजन का भी कितना होता है? 4 अवस्थाएं होती है। कितना अवस्था होता है? 4 अवस्था। इसका होता है प्रोफेज, द्वितीय, मेटाफेज, द्वितीय, एनाफेज, द्वितीय और टीलोफेज, द्वितीय। अब प्रोफेज जो होता है, ये प्रोफेज भी कितने होते हैं? 5 अवस्थाओं से मिलकर बना होता है। कितने अवस्थाओं से? 5 अवस्थाओं से मिलकर बना होता है। जिसमें होता है लेप्टोटीन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं तनुपट। दूसरा होता है जैगोटीन, जिसको बोलते हैं युग्मपट। तीसरा होता है पेकाइटिन, जिसको हम लोग स्थूल पट बोलते हैं हिंदी में, स्थूल पट। और चौथा होता है डिप्लोटीन, जिसको हम लोग द्विपट बोलते हैं। और 5वां होता है डायकाइनेसिस, डायकाइनेसिस, जिसको हम बोलते हैं पारगति कर्म। तो अब इसको हम लोग समझते हैं दोस्तों। क्या बोले थे कि कोशिका विभाजन जो होता है वो सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अर्धसूत्री और समसूत्री। तो अर्धसूत्री जो होता है ये 2 अवस्थाओं से मिलकर बना होता है, अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय। अर्धसूत्री प्रथम भी क्या होता है? ये 4 अवस्थाओं से मिलकर बना होता है, प्रोफेज प्रथम, मेटाफेज, एनाफेज प्रथम और टीलोफेज। ठीक है। और अर्धसूत्री द्वितीय जो अवस्था होता है ये भी 4 अवस्थाओं से मिलकर बना होता है, प्रोफेज द्वितीय, मेटाफेज द्वितीय, एनाफेज द्वितीय और टीलोफेज द्वितीय। अब इसमें प्रोफेज जो होता है ये सबसे अर्धसूत्री विभाजन के सबसे लंबी जो अवस्था होता है वह प्रोफेज प्रथम होता है, क्योंकि ये खुद जो होता है ये 5 अवस्थाओं से मिलकर बना होता है, लिप्टोटीन, जैगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। और इसमें प्रोफेज को दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रोफेज को जो है हम लोग हिंदी में पूर्वावस्था भी बोलते हैं, पूर्वावस्था। मेटाफेज को हम बोलते हैं मध्यावस्था और एनाफेज को बोलते हैं पश्चावस्था और टीलोफेज को बोलते हैं अंत्यावस्था। ये इसका क्या है? हिंदी नाम है। ठीक है दोस्तों। अब इसको देखेगा कि जब किसी कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है तो वह 4 नए संतति कोशिका का निर्माण करता है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग समझेंगे दोस्तों कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th का एक टॉपिक था जिसका नाम था अंडजनन, oogenesis। उसमें कहीं ना कहीं इसका उपयोग हो रहा था, कहीं ना कहीं इससे कुछ बिंदु को हमको आसानी से समझ में आने वाला था, जिसके कारण हमको इस टॉपिक को, इस चैप्टर को पढ़ना पड़ रहा है। तो वहां जितना आवश्यकता होगा उतना ही हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, और फिर जब हम लोग क्लास 11th का नया वीडियो डालेंगे तो उसमें इस चैप्टर को हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ लेंगे। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी मान लेते हैं क्या कि ये कोई एक कोशिका है। अब इसमें हमको करवाना है अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्या करवा रहे हैं? तो याद रखिए दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन करवा रहे हैं। तो जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो आपको भी पता है कि जैसे इस कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो अर्धसूत्री विभाजन में सबसे पहले क्या होगा? अर्धसूत्री प्रथम होगा। और अर्धसूत्री प्रथम में पहले क्या होगा? प्रोफेज प्रथम होगा। प्रोफेज में भी फिर पहले क्या होगा? लिप्टोटीन होगा, जैगोटीन होगा, पेकाइटिन होगा, डिप्लोटीन हो जाएगा, डायकाइनेसिस होगा। उसके बाद होगा मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तब जाके ये कोशिका क्या होता है? 2 नए कोशिका का निर्माण करता है।
फिर उसमें दूसरा अवस्था प्रारंभ होता है। जब दूसरा अवस्था प्रारंभ होता है, जब ये पूरा हो जाता है, तब जाकर वो दो और नए कोशिका का निर्माण करता है, जिससे टोटल इस कोशिका से 4 नए संतति कोशिका का निर्माण हो जाता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। तो जैसे इसमें भी हम लोग देखेंगे क्या कि अगर इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन करवा रहे हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन जब भी इसके अंदर होगा, तो इसमें सबसे पहला जो अर्धसूत्री विभाजन का प्रथम अवस्था का क्या होगा, प्रोफेज अवस्था होगा। कौन सा होगा, प्रोफेज प्रथम होगा। और जब प्रोफेज प्रथम होगा तो उसके बाद मेटाफेज नहीं होगा, उससे पहले क्या होगा, प्रोफेज प्रथम का क्या होगा, लिप्टोटीन अवस्था होगा। कौन सा होगा, लिप्टोटीन अवस्था होगा। उसके बाद क्या होगा, जाइगोटीन होगा। उसके बाद क्या होगा, पेकाइटीन होगा। उसके बाद डिप्लोटीन होगा। उसके बाद डायकाइनेसिस होगा। डायकाइनेसिस होगा। जब प्रोफेज का ये पांचों अवस्था पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद प्रारंभ होगा मेटाफेज। मेटाफेज जब पूरा हो जाएगा तब होगा एनाफेज, तब टीलोफेज। मतलब ये डायकाइनेसिस होने के बाद क्या होगा, होगा मेटाफेज, उसके बाद होगा एनाफेज, उसके बाद होगा टीलोफेज। तब जाके वो अर्धसूत्री विभाजन का जो प्रथम अवस्था था ये पूरा हो जाएगा। और जैसे ये पूरा होगा तब जाके इससे क्या होगा, 2 नए कोशिका का क्या हो जाएगा, 2 नए कोशिका का निर्माण हो जाएगा। यहाँ तक अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है तो इसको आप लोग नोट कीजिए। तब फिर हम लोग इसका बताने का कारण क्या था, वो जो पिछले टॉपिक में या पिछले लेक्चर में हम लोग जो पढ़ रहे थे अंड जनन प्रक्रिया, उससे संबंधित इससे जो बिंदु आएगा उसको और समझाते हुए हम लोग क्लियर करेंगे। इसको नोट कीजिए।